नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती के बारे में। और इस संबंध में दोस्तों यह है दूसरी वीडियो है। पहली वाली वीडियो में हमने निर्धनता का अर्थ और निर्धनता के कारणों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस वीडियो को भी देखिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने निर्धनता से संबंधित 3 कारणों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ऐतिहासिक कारण, बेरोजगारी और विरासत से प्राप्त धन संपत्ति के बारे में चर्चा की थी। उससे आगे की परिचर्चा अपनी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन निर्धनता एक चुनौती के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 3 कारणों का अध्ययन किया था जो भारत में निर्धनता के लिए जिम्मेदार है, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है जनसंख्या वृद्धि। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जो अल्प विकसित देश है या गरीब देश है उनकी जनसंख्या ज्यादा है, जबकि जो देश अमीर है, विकसित देश है, उनकी जनसंख्या कम है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता के बीच एक सीधा संबंध दिखाई देता है। दोस्तों, यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक होती है और उसके बढ़ने की दर भी अधिक होती है तो अक्सर यह होता है कि वहां उपलब्ध संसाधनों के ऊपर अधिकार करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस कारण सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग पहले से लाभ की स्थिति में होते हैं वे लाभ के अवसरों को प्राप्त करने में सफल होते हैं, जबकि जो लोग पहले से ही गरीब होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, अलाभ की स्थिति में होते हैं, वे और अधिक गरीब हो जाते हैं। इस प्रकार अमीर और गरीब के जो बीच की खाई होती है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसको हम न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं बल्कि परिवार के संबंध में भी हम इसको जान सकते हैं। यदि हमारे परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो हम उन सबके विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, उनके संसाधन प्रदान करने के बारे में एक समान राय नहीं रखते हैं। किसी को वे अवसर अधिक प्राप्त होते हैं जबकि किसी को वे अवसर कम प्राप्त होते हैं। जबकि यदि हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या, बच्चों की संख्या 1 या 2 हो तो हम उन्हें अच्छी परवरिश प्रदान कर सकते हैं, अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और उनके बीच संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है वह भी कम हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों, निर्धनता के बीच और जनसंख्या वृद्धि के बीच हमें एक सीधा संबंध दिखाई देता है। इसीलिए जब भी हम निर्धनता से निपटने के बारे में उपायों का विचार करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वह जनसंख्या के नियंत्रण को दी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी देश की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक वहां आर्थिक विकास को अधिक लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। आर्थिक विकास को बढ़ाने की पहली शर्त है जनसंख्या को कम किया जाना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का बिंदु। अगला बिंदु है निर्धनता के अनुमान। दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था, और जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था तो अपनी ऐतिहासिक कारणों की वजह से भारत एक गरीब देश था, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के कारण यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन थे उनका औपनिवेशिक ताकत ने अपने आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल किया था। इसीलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया तो उसकी स्थिति एक गरीब राष्ट्र की थी, परंतु पिछले 2 दशकों में भारत में आर्थिक विकास को हासिल किया है, जिसके कारण गरीबी और गरीबों की संख्या में खासी कमी आई है। दोस्तों, यदि आंकड़ों की बात की जाए तो 1973 में भारत में गरीबों की संख्या जो थी वो 55% थी, और 1993 में इन गरीबों की संख्या घटकर 26% रह गई है।
इस प्रकार गरीबी को कम करने में भारत ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। लेकिन दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने के लिए यहाँ हमारे पास सामने है, वह यह है कि यद्यपि भारत में गरीबों की संख्या तो कम हुई है, गरीबी का प्रतिशत भी कम हुआ है, लेकिन गरीबों की जो संख्या है लगभग 26 करोड़, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसकी संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। इसीलिए हमें इस ओर ध्यान देना है कि भारत में गरीबों की संख्या कम होने के साथ साथ जो प्रतिशतता है और संख्या है दोनों ही कम हो। आर्थिक विकास के संसाधन अवसर सभी लोगों पर समान रूप तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवसर समान रूप से नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग पहले की अपेक्षा अपने विकास को अधिक संभव नहीं बना पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है हमारे लिए कि जब भी हम विकास के अवसरों की बात करते हैं तो ये विकास के अवसर सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले से गरीब हैं वे अपनी आर्थिक स्थिति को परिवर्तित कर सके और स्वयं अपने आर्थिक विकास को बढ़ा सके, यह जरूरी है। दोस्तों, अगला बिंदु है असुरक्षित समूह। हमने देखा है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग निवास करते हैं और निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वे सभी समान रूप से एक जैसे नहीं हैं, बल्कि असुरक्षित समूहों की कैटेगरी में भी हम अलग अलग तरीके की असमानताओं को देखते हैं। यह असमानता हम जातीय आधार पर, आर्थिक आधार पर और दूसरे आधारों पर देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों, सामान्य लोगों की अपेक्षा अनुसूचित जाति में, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्र में भी भूमिहीन मजदूरों के बीच और जातीय आधार पर एवं क्षेत्रीय आधार पर हम आर्थिक असमानता को देखते हैं, निर्धनता को देखते हैं। इसलिए हम यह पाते हैं कि गरीबी के बीच और जाति व्यवस्था में निम्न सामाजिक वर्गों के बीच एक तरीके का प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से निम्न जाति से संबंध रखते हैं। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि निर्धनता के बीच एवं जाति व्यवस्था के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। दोस्तों, इसी प्रकार की असमानता की स्थिति हम सामाजिक स्तर के साथ साथ पारिवारिक स्तर पर भी देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको अलग से असुरक्षित वर्गों का दर्जा दिया जा सकता है। एक परिवार में महिलाओं को, वृद्धों को और शिशुओं में भी खास तौर पर बच्चियों को संसाधनों तक पहुंच कम होती है। अर्थात एक परिवार की स्थिति में ये लोग, महिलाएं, वृद्ध एवं शिशु और शिशुओं में भी बच्चियां, गरीबों में भी गरीबों की स्थिति अपने आप में समेटे हुए होते हैं, क्योंकि संसाधनों तक इनकी पहुंच बहुत कम होती है। परिवार के संसाधन मुख्य रूप से पुरुषों को और बच्चों में लड़कों को और वृद्धों की अपेक्षा युवाओं को प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इनको अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, ये उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए सामाजिक और साथ ही सांस्कृतिक कारणों की वजह से हम इनको लाभ की स्थिति में पाते हैं, जबकि महिलाओं को, वृद्धों को और छोटी बच्चियों में लड़कियों को हम हानि की स्थिति में पाते हैं और गरीबी के रूप में असमानता की स्थिति में पाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्राज्यीय असमानता। दोस्तों, भारत में यद्यपि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग निवास करते हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग भारत में सभी जगह समान रूप से पाए जाते हैं। भारत में कुछ राज्य गरीबी रेखा की स्थिति में या गरीबी रेखा की नजर से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए राज्य हैं, जबकि कुछ राज्य विकास के मामले में आगे बढ़े हैं। एक तरफ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य हैं जिनमें पिछले कुछ दशकों में, 2 दशकों में लगभग गरीबों की संख्या में और गरीबी की संख्या में खासा कमी आई है, जबकि दूसरी ओर बिहार है, असम है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, ये वो राज्य हैं जहां गरीबी बड़ी मात्रा में पाई जाती है और भारत के सर्वाधिक गरीब भी इन्हीं राज्यों में पाए जाते हैं। दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में तो स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी निर्धनता बढ़ी है, जबकि पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है गरीबी को कम करने में। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
तो इस प्रकार दोस्तों हम पाते हैं कि भारत में जो दुनिया के सर्वाधिक गरीब लोग पाए जाते हैं वे सभी राज्यों में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कुछ राज्यों में अधिक है तो कुछ राज्यों में कम है। यह हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वे विकास के अवसर तमाम राज्यों को, सभी राज्यों के लोगों को समान रूप से प्रदान करें, ताकि हम गरीबी को समूल रूप से समाप्त कर सकें। इसके बारे में हम ज्यादा अध्ययन दोस्तों भारत सरकार द्वारा गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के अंतर्गत देखेंगे, और इसका अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। दोस्तों निर्धनता केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं पाई जाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाई जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश अमीर है तो कोई देश गरीब है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन $1 की आय से भी कम आय पर अपने जीवन को जीता है। हालांकि पिछले एक दशक में 1990 से लेकर सन 2001 तक दुनिया में गरीबों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 1990 में दुनिया में गरीबों का प्रतिशत 28% था, जो सन 2001 में कम होकर 21% तक हो गया है। लेकिन दोस्तों गरीबी में ये जो गिरावट देखी गई है वे सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं देखी गई है, क्योंकि चीन और पूर्वी एशिया के देश अपने यहाँ गरीबी को कम करने में सफल हुए हैं। वहां पर उन्होंने जिस तरीके की आर्थिक नीतियां अपनाई है, संसाधनों का विकास किया है, उसके कारण वहां गरीबों की संख्या में तेजी से कमी आई है। जबकि दूसरी ओर भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में गरीबों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। इन देशों में 1981 में गरीबों की संख्या जो थी दोस्तों वो 47.5 करोड़ थी, जबकि 2001 में घटकर यह 42.8 करोड़ ही हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सहित आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें गरीबों की संख्या में और गरीबी की संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है। कहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गरीबी सफलतापूर्वक समाप्त कर दी गई है या कम कर दी गई है, जबकि भारत जैसे देशों में अभी भी यह अपने विकराल रूप में दिखाई देती है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में ये गरीबी किसी न किसी रूप में कम ही हुई है, बल्कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अनेक देशों में हम पाते हैं कि जो निर्धनता है वह कम होने की अपेक्षा बढ़ी है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इलाकों में गिने जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पिछले 2 दशकों में जो गरीबी है वो घटने की बजाय बढ़ी है। 1981 में इन देशों में गरीबों की संख्या 41% थी, जो सन 2001 में बढ़कर 46% हो गई है। इस प्रकार जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता की बात करते हैं दोस्तों, तो एक जैसी स्थिति और एक जैसी तस्वीर हमारे सामने नहीं आती है, बल्कि यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने अलग अलग छवियों को प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर हम जनसंख्या और नियंत्रण, साथ ही गरीबी के मामले में अनेक तरीके की असमानताओं को देखते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम गरीबी से निपटने वाले उपायों के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो दोस्तों निर्धनता एक चुनौती के बारे में यह थी हमारी दूसरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि